भाइयों, आपके चैनल प्रेक्षा प्रोफाउंड ट्रुथ में मैं विनोदानंद झा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, आज हम बात करेंगे ईश्वर चंद्र अर्थात विद्यासागर के बारे में। स्वदेशी और भारतीयता के पुजारी ईश्वर चंद्र स्त्री शिक्षा और उनके आर्थिक स्वावलंबन के प्रबल पक्षधर थे। माइकल मधुसूदन दत्ता ने उनके विषय में लिखा है, द जीनियस एंड विजडम ऑफ एन एंशियंट सेज, द एनर्जी ऑफ एन इंग्लिश मैन एंड द हार्ट ऑफ अ बंगाली मदर। ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय का जन्म 26 सितंबर 1820 में बंगाल के मिदनापुर जिले के बिरसिंघा गांव में हुआ था। उनके पिता ठाकुरदास बंदोपाध्याय और उनकी माता भगवती देवी बहुत ही धार्मिक व्यक्ति थे। परिवार की आर्थिक स्थिति बिल्कुल ही ठीक नहीं थी, इसलिए ईश्वर को बचपन के बुनियादी संसाधनों के अभाव में जीना पड़ा। उनके पिता ठाकुरदास कलकत्ता के बड़ा बाजार में रहते थे। पैसे की बहुत अधिक तंगी थी, इसलिए ईश्वर चंद्र स्कूल के बाद घर के काम में हाथ बटाते और रात में स्ट्रीट लैंप के नीचे पढ़ाई करते थे। उन्होंने अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सहारा देने के लिए जोड़ा साँको के एक स्कूल में अध्यापन का कार्य प्रारंभ किया। 1841 में 21 वर्ष की आयु में ईश्वर चंद्र फोर्ट विलियम कॉलेज में संस्कृत विभाग के प्रधान पंडित के रूप में नियुक्त किए गए। वे अत्यंत कुशाग्र बुद्धि के थे, इसलिए जल्द ही संस्कृत और बांग्ला के साथ वे अंग्रेजी और हिंदी में भी पारंगत हो गए। 5 वर्ष बाद 1946 में विद्यासागर ने फोर्ट विलियम कॉलेज छोड़ दिया और संस्कृत कॉलेज में सहायक सचिव के रूप में कार्य ग्रहण किया। लेकिन सिर्फ 1 वर्ष के बाद ही प्रशासनिक बदलावों की सिफारिश को लेकर उनका कॉलेज के सचिव रसोमय दत्ता के साथ गंभीर विवाद हो गया। विद्यासागर सत्ता के आगे झुकने वाले व्यक्ति तो थे नहीं, इसलिए उन्होंने कॉलेज प्रशासन द्वारा मना किए जाने पर तत्काल कॉलेज से इस्तीफा दे दिया और फिर फोर्ट विलियम कॉलेज में हेड क्लर्क की नौकरी करने लगे। दत्ता जी को भी अपनी भूल का अनुभव हुआ और उन्होंने उनसे दोबारा अनुरोध किया। विद्यासागर मान गए और फिर से संस्कृत कॉलेज में प्रोफेसर के रूप में वापस आ गए। लेकिन इस बार उन्होंने एक शर्त रखी, यह कि उन्हें व्यवस्था को नया स्वरूप देने की अनुमति दी जाए और कोई भी उनकी कार्यप्रणाली में दखल नहीं देगा। संस्कृत कॉलेज में प्रोफेसर के रूप में वापस आने पर विद्यासागर ने जो पहला बदलाव किया वह था संस्कृत के अलावा अंग्रेजी और बांग्ला को भी शिक्षा के माध्यम के रूप में शामिल करना। उन्होंने वैदिक शास्त्रों के साथ साथ यूरोपीय इतिहास, दर्शन और विज्ञान के पाठ्यक्रम भी प्रारंभ किए। उन्होंने संस्कृत व्याकरण की जटिल अवधारणाओं की सहज और सुपाठ्य बांग्ला में व्याख्या करते हुए 2 पुस्तकों की रचना की, उपक्रमणिका और व्याकरण कौमुदी। वे महिला शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने शिक्षा को ही महिलाओं के लिए उस समय के सभी सामाजिक उत्पीड़न से मुक्ति पाने का एकमात्र उपाय माना। वे असाधारण चरित्रवान व्यक्ति थे और अपने आत्मसम्मान पर ताने तो उनको बिल्कुल बर्दाश्त थे ही नहीं। उन्होंने उच्च ब्रिटिश अधिकारियों की इच्छा के विरुद्ध अपनी बातें रखीं और उन्हें समझाने में सफल भी रहे। उनके ही प्रयास से 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू किया गया। फिर क्या था, बंगाल में कुलीन वर्ग ने इसका जमकर विरोध किया और उस समय बंग दर्शन में एक धारावाहिक का प्रकाशन किया गया, जिसका शीर्षक था बंकिम चंद्र विश्ववृक्ष। विश्व वृक्ष के धारावाहिक सूर्यमुखी में उनके चरित्र की बहुत आलोचना की। एक जगह कहा गया है, ঈশ্বর বিদ্যাসাগরের নামে কলিকাতায় কেন নাকি বড় পণ্ডিত আছেন, তিনি আবার একখানি বিধবা বিবাহের বই বাহির করিয়েছেন। যে বিধবা বিবাহের ব্যवस्था दे से यदि पंडित तबे मूर्ख के। लेकिन विद्यासागर ने बंकिम चंद्र जैसे ख्याति पात्र लेखक की टिप्पणी पर भी कोई ध्यान नहीं दिया। वे अपने काम में लगे रहे। उन्होंने अपने आसपास की बाल और किशोर विधवाओं का दर्द महसूस किया और उनकी दुर्दशा को कम करने के लिए अपना तन, मन, धन सब कुछ
समर्पित कर दिया। जब वे किसी को भी पीड़ा में देखते थे, तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे। वे अपने वेतन का अधिकांश हिस्सा गरीब छात्रों पर ही खर्च करते थे। एक आम बंगाली की तरह वे भी अच्छे भोजन के न सिर्फ प्रेमी थे, बल्कि बहुत अच्छा खाना भी बनाते थे। एक बार की घटना है, वर्धमान में तारकनाथ विश्वास के यहाँ आयोजित एक भोज में उन्होंने ही भोजन बनाया। उस भोज में प्रसिद्ध उपन्यासकार बंकिम चंद्र भी शामिल थे। बंकिम चंद्र ने कहा कि आज तक उन्होंने ऐसा भोजन तो चखा ही नहीं है। विश्व वृक्ष के सूर्यमुखी ने कटाक्ष के उद्देश्य से एक जगह कहा है, বর্ধমানে তারকনাথ বিশ্বাসের বাড়িতে ভোজ দিয়েছেন বিদ্যাসাগর। নিজের হাতে রেঁধে বেড়ে খাওয়াবেন। মেনু ছিল ভাত, পাঁঠার ঝোল আর আম আদা অম্ল। নিমন্ত্রিতদের মধ্যে রয়েছেন বঙ্কিমচন্দ্র। তিনি অবশ্য জানতেন না রান্নাটা কে করেছেন। খেতে, খেতে বঙ্কিম বলে উঠলেন, "এমন সুস্বাদু অম্ল তো কক্ষনো খাইনি।" উপস্থিত সঞ্জীবচন্দ্র বললেন, "হবে না কেন? রান্নাটা কার জানো তো? বিদ্যাসাগরের।" বিদ্যাসাগরও হাসিমুখে বললেন, "না হে না, बंकिमेर सूर्यमुखी আমার মতো मूर्ख দেখেনি।" ईश्वरचंद अत्यंत सरल और शालीन थे, लेकिन वे अपनी बात बड़ी सहजता से हँसते-हँसते ही कह देते थे। एक बार की घटना है, एक पंडित जी जिन्होंने संस्कृत व्याकरण का गहन अध्ययन किया था, लेकिन पाणिनि सूत्रों के कुछ अंशों को समझ ही नहीं पा रहे थे। उन्होंने ईश्वर चंद्र को पत्र लिखकर पूछा कि क्या वे संक्षिप्त चर्चा के लिए उन्हें समय दे सकते हैं। ईश्वर चंद्र ने तत्काल उन्हें कलकत्ता आने का निमंत्रण दिया और कहा कि ठीक है, हम बैठकर व्याकरण संबंधी संदेह पर विस्तार से चर्चा करेंगे। ईश्वरचंद्र बहुत ही साधारण कपड़ों में पंडित जी का स्वागत करने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंचकर उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। सूट बूट पहने इस पंडित जी ने ईश्वरचंद्र को कुली समझकर अपना सामान उन्हें पकड़ा दिया। ईश्वरचंद्र भी सहजता पूर्वक पंडित जी का सामान अपने सिर पर रखकर अपने घर ले गए। घर पहुंचकर उन्होंने दरवाजा खोला और पंडित जी को विनम्रता पूर्वक अंदर बुलाया। अब पंडित जी को यह एहसास हुआ कि जिस व्यक्ति को वह कुली समझ रहे थे, वह और कोई नहीं बल्कि स्वयं ईश्वरचंद्र विद्यासागर थे। एक दूसरी घटना है, एशियाटिक सोसाइटी में ईश्वरचंद्र विद्यासागर को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। वे भारतीय परंपरा अनुसार धोती, कुर्ता और चप्पल पहने वहां पहुंचे, लेकिन ड्रेस कोड और जूता न पहने होने के कारण उन्हें गेट के बाहर ही रोक दिया गया। वे दोबारा अंग्रेजी पोशाक में वहां पहुंचे और भोजन करते समय चम्मच से खाना कोट, टाई पर डालने लगे। जब अंग्रेज अधिकारियों ने अचंभित होकर उनसे इस व्यवहार के बारे में पूछा, तो उन्होंने तपाक उत्तर दिया कि आपने जिसे बुलाया है, उसी को तो भोजन करा रहा हूँ। उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा कि आज तक मैंने विद्वत्तम च नृपत्वम च नैव तुल्यम कदाचन स्वदेशी पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते श्लोक सुना था। अर्थात विद्वान और राजा की कभी तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि राजा को तो केवल अपने देश में सम्मान मिलता है, जबकि विद्वान को पूरी दुनिया में हर जगह सम्मान प्राप्त होता है। लेकिन आज मैंने जाना कि अंग्रेज अधिकारी जूतों की पूजा करते हैं। बांग्ला लिपि के जनक ईश्वरचंद विद्यासागर ने अपने जीवन के अंतिम 18 वर्ष झारखंड के करमाटांड़ में व्यतीत किया, जिसका नाम अब विद्यासागर है। करमाटांड़ में संथालों के साथ रहते हुए उन्होंने उनकी सामाजिक संरचना को उन्नत करने का भरपूर प्रयास किया। उन्होंने संथाल लड़कियों के लिए पहला बालिका विद्यालय खोला। होम्योपैथी के वे बड़े अच्छे जानकार थे और उन्होंने एक निःशुल्क होम्योपैथी क्लिनिक भी खोला। 29 जुलाई 1891 को इस महामना का निधन हो गया। मित्रों, तो यह थी विद्यासागर के जीवन से जुड़ी कुछ जानी अनजानी बातें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और ऐसे ही प्रेरणादायक कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें विकसित भारत 2050 पर प्रेक्षा चैनल को। देश के महान नायक नायिकाओं के जीवन से जुड़े अनमोल पहलुओं, भारतीय संस्कृति और भाषा के विभिन्न पक्षों पर हमारी चर्चा आगे भी जारी रहेगी।
तब तक के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।